नाटो का सेक्रेटरी जनरल भारत को साफ साफ धमकी देता है, अगर रूस से व्यापार जारी रखा तो 100% टैरिफ लग सकता है। अब सवाल यह उठता है, नाटो जो एक मिलिट्री अलायंस है, उसे भारत की एनर्जी पॉलिसी से इतनी चिंता क्यों है? और क्या यह वही नाटो है जिसने हर युद्ध में अपनी सुविधा के हिसाब से दोहरा रवैया दिखाया है? आइए इस जियोपॉलिटिकल जंगल में कुछ सच्चाई तलाशते हैं। नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना हुई थी 1949 में। इसका मुख्य उद्देश्य था सोवियत यूनियन के विस्तार को रोकना और पश्चिमी यूरोप के देशों को एक साझा सुरक्षा कवच देना। शुरुआत में सिर्फ 12 देश शामिल थे, जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा, इटली, बेल्जियम, नेदरलैंड्स, लग्जमबर्ग, नॉर्वे, डेनमार्क, आइसलैंड और पोर्टुगाल। नाटो कॉन्स्टिट्यूशन का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्टिकल 5। इसके अनुसार अगर किसी एक सदस्य देश पर हमला होता है तो उसे सभी देशों पर हमला माना जाएगा और कलेक्टिव रिस्पॉन्स यानी सामूहिक जवाब दिया जाएगा। 1991 में यूएसएसआर यानी सोवियत यूनियन टूट गया, जिससे नाटो का मेन दुश्मन ही खत्म हो गया। फिर सवाल उठा, नाटो की अब जरूरत क्या है? लेकिन नाटो खत्म नहीं हुआ, बल्कि और ज्यादा बड़ा होता गया। आज नाटो में कुल 32 देश शामिल हैं। सबसे नया सदस्य है स्वीडन। कोल्ड वॉर के बाद नाटो ने वादा किया था, हम पूर्व की तरफ विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन असलियत क्या रही? 1999 पोलैंड, चेक रिपब्लिक और हंगेरी नाटो में शामिल हुए। 2004 बाल्टिक देश एस्टोनिया, लैटविया और लिथुआनिया के साथ साथ रोमानिया और बल्गेरिया भी नाटो से जुड़ गए। 2008 यूक्रेन से साफ कहा गया, भविष्य में उसे भी नाटो की सदस्यता दी जाएगी। ये सारे कदम रूस के लिए सीधा सैन्य और रणनीतिक खतरा बन गए और यही विस्तार यूक्रेन युद्ध की नींव बना। भारत कभी भी किसी मिलिट्री अलायंस का हिस्सा नहीं बना, बल्कि वो नॉन अलाइन मूवमेंट नाम का लीडर देश रहा, जहां उसकी नीति रही है कि वो किसी भी ग्लोबल पावर कैंप्स में शामिल ना होकर स्वतंत्र और संतुलित विदेश नीति अपनाए। हालांकि करंट ग्लोबल सिनारियो में भारत का अमेरिका और पश्चिमी देशों के साथ सैन्य और रणनीतिक सहयोग लगातार बढ़ रहा है। इसके कुछ प्रमुख उदाहरण हैं। कॉर संगठन, भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का एक सामरिक समूह जो इंडो पैसिफिक रीजन में चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब में सक्रिय है। इंडिया यूएस 2+2 डायलॉग, जहां भारत और अमेरिका के विदेश और रक्षा मंत्री रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करते हैं। हथियारों की खरीद और डिफेंस टेक्नोलॉजी शेयरिंग, जैसे कि फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीदना, अमेरिका से अपाचे हेलीकॉप्टर लेना, एक्सेट्रा। 2023-24 के दौरान भारत और अमेरिका ने संयुक्त सैन्य अभ्यास भी किए, जैसे टाइगर ट्रायम्फ, थल, जल और वायुसेना का त्रिसेना अभ्यास, युद्ध अभ्यास, पहाड़ी युद्ध कौशल पर केंद्रित साझा अभ्यास। लेकिन इन सहयोगों के बावजूद भारत ने हमेशा स्पष्ट रूप से यह दोहराया है कि उसकी रणनीतिक स्वायत्तता यानी कि स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी सर्वोपरि है। भारत किसी भी सैन्य गुट का हिस्सा नहीं है और उसकी विदेश नीति पूरी तरह राष्ट्रीय हितों पर आधारित रहती है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण तब देखने को मिला जब नाटो और पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदना जारी रखा और यह निर्णय आर्थिक स्वार्थ और ऊर्जा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया। भारत आज एक ऐसा राष्ट्र बन चुका है जो पश्चिम और पूर्व दोनों से संवाद करता है, लेकिन किसी के दबाव में नहीं आता। उसका लक्ष्य है संतुलित, स्वतंत्र और वैश्विक मंच पर सम्मानजनक भूमिका निभाना। जुलाई 2025 नाटो के महासचिव मार्क रूटे ने एक चेतावनी भरा बयान दिया, भारत, ब्राजील और चीन, अगर तुमने रूस के साथ व्यापार जारी रखा तो 100% टैरिफ झेलने के लिए तैयार रहो। भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, हम पश्चिमी देशों के दोहरे मापदंड को सिरे से खारिज करते हैं। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा, भारत 40 से ज्यादा देशों से तेल खरीदता है, हम अपने राष्ट्रीय हितों को सर्वोपरि मानते हैं। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप के अमेरिका लौटते ही फिर से प्रोटेक्शनिज्म की नीति शुरू हो गई है। पश्चिमी देश चाहते हैं ग्लोबल साउथ जैसे भारत और ब्राजील रूस से दूरी बना ले, लेकिन भारत के लिए 3 बातें सबसे ज्यादा मायने रखती है: सस्ती ऊर्जा, महंगाई पर नियंत्रण, स्वतंत्र विदेशी नीति। जब किसी संगठन की शक्ति कूटनीति से ज्यादा सैन्य ताकत पर टिकी हो तो वह नाजुक अंतरराष्ट्रीय संतुलन बिगाड़ सकता है। कूटनीतिक बातचीत की बजाय मिलिट्री प्रेजेंस और धमकियों से मुद्दे सुलझाना, क्या वाकई ये स्थायी शांति की राह है? क्या नाटो सच में ग्लोबल शांति का गारंटर है या फिर एक ऐसा संगठन जो दुनिया को तीसरे विश्व युद्ध की ओर धकेल रहा है? यह सवाल जितना विवादित लगता है उतना ही जरूरी भी है। हमें सतही नजरिए से ऊपर उठकर देखना होगा कि असली खेल क्या है, नाटो की रणनीतिक चालों के पीछे असली एजेंडा क्या है और उसका दुनिया की राजनीति पर क्या असर हो सकता है। नाटो समर्थक कहते हैं कि यह गठबंधन जरूरी है, तानाशाही और आक्रामक देशों के खिलाफ एक ढाल के तौर पर। आलोचक कहते हैं कि नाटो धीरे धीरे सिर्फ सैन्य गठबंधन नहीं बल्कि एक वैश्विक सरकार जैसा रूप ले रहा है, जहां नीतियां, संस्कृति और अर्थव्यवस्था तक पर इसका प्रभाव बढ़ रहा है। इसका असर होता है नॉन मेंबर कंट्रीज की सॉवरेनिटी पर।
अमेरिका और यूरोप की बड़ी ताकतों की मर्जी से अगर ये दुनिया चले तो क्या ये डाइवर्सिटी की हत्या नहीं होगी? वैसे तो नाटो खुद को एक डिफेंसिव अलायंस कहता है, यानी सिर्फ सुरक्षा के लिए बना संगठन। लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां नाटो का इस्तेमाल सिर्फ रक्षा नहीं बल्कि राजनीतिक और सत्ता परिवर्तन के लिए किया गया, यानी जहां फायदा दिखा वहां सिद्धांत बदल गए। चलिए देखते हैं नाटो के वो चर्चित केस जहां डेमोक्रेसी, मानवाधिकार और ग्लोबल शांति की बातें तो हुई लेकिन नतीजे कुछ और ही निकले। लीबिया 2011 नो फ्लाई जोन का ड्रामा और सत्ता पलट। नाटो ने कहा लीबिया के तानाशाह गद्दाफी अपने लोगों पर हमला कर रहे हैं, हमें उन्हें रोकना होगा एक नो फ्लाई जोन के लिए। लेकिन कुछ ही हफ्तों में वो नो फ्लाई जोन बना दिया गया रिजिम चेंज ऑपरेशन। गद्दाफी की सरकार गिरा दी गई। नतीजा यह हुआ लीबिया आज तक एक फेल स्टेट है। न लोकतंत्र आया न स्थिरता, उल्टा आतंकवाद और गृह युद्ध बढ़ा। क्या नाटो ने वहां फिर से शांति बहाल की? नहीं, काम खत्म, देश बर्बाद। अफगानिस्तान 2001 से 2021 20 साल का युद्ध और फिर पलायन। अमेरिका ने 9/11 के बाद अफगानिस्तान पर हमला किया और नाटो उसके साथ शामिल हो गया। कहानी दी गई तालिबान को हटाओ, लोकतंत्र लाओ। 20 साल तक नाटो ने वहां सेना तैनात रखी। फिर क्या हुआ? 2021 में अचानक सभी नाटो देश अफगानिस्तान छोड़कर भाग निकले और तालिबान फिर से सत्ता में आ गया, पहले से ज्यादा ताकतवर। मतलब 20 साल, लाखों जाने, अरबों डॉलर और नतीजा शून्य। तुर्की और रूस के मामले में दोहरे मापदंड की मिसाल। तुर्की नाटो का सदस्य है लेकिन 2019 में उसने रूस से S-400 मिसाइल सिस्टम खरीदा, वही सिस्टम जो भारत ने भी लिया। उस पर अमेरिका की प्रतिक्रिया का दोगलापन सामने आया। तुर्की पर कोई कड़ा प्रतिबंध नहीं लगा, लेकिन जब भारत ने S-400 लिया तो अमेरिका ने धमकी दी, काटसा प्रतिबंध की, यानी तुर्की को रियायत और भारत को धमकी। अगला इंसिडेंस है पाकिस्तान को मिलिट्री सपोर्ट अफगान युद्ध के बहाने। सभी जानते हैं कि पाकिस्तान में तालिबान को पाकिस्तान की ISI का समर्थन था, लेकिन नाटो के सहयोगी देश खासकर अमेरिका ने पाकिस्तान को अरबों डॉलर की मदद दी। भारत लगातार चेताता रहा कि पाकिस्तान दोहरा खेल खेल रहा है, लेकिन नाटो देशों ने कभी उस पर कठोर कार्रवाई नहीं की। क्यों? क्योंकि उस समय अमेरिका और नाटो को पाकिस्तान की जरूरत थी। नाटो का इस्तेमाल एक टूल की तरह होता है। जहां डेमोक्रेसी की बात की वहां तानाशाही छोड़कर आतंकवाद आया, जहां मानवाधिकार की बात की वहां ड्रोन हमलों में मासूम मरे, और जहां निष्पक्षता की उम्मीद की वहां चुप्पी और दोहरा रवैया मिला। इसलिए जब भारत और ग्लोबल साउथ कोई स्वतंत्र कदम उठाते हैं और नाटो चेतावनी देता है तो यह इतिहास हमें याद दिलाता है कि असली इरादा क्या होता है। अब भारत के पास क्या विकल्प है और आगे की राह कैसी रहेगी? भारत कभी भी नाटो का औपचारिक सदस्य नहीं बनेगा क्योंकि उसकी विदेश नीति की नींव ही रणनीतिक स्वायत्तता पर टिकी है। लेकिन हां, अमेरिका और उसके सहयोगियों के साथ नाटो प्लस जैसे लचीले मंचों पर साझेदारी हो सकती है जहां फॉर्मल सदस्यता की जरूरत नहीं होती। भारत आज एक ऐसा संतुलन बना रहा है जिसे बैलेंसिंग एक्ट कहा जा सकता है। रूस से सस्ता तेल और रक्षा सहयोग, अमेरिका, जापान और यूरोपियन देशों से आधुनिक टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर और निवेश, साथ ही ब्रिक्स, SCO और G20 जैसे मंचों पर भी पूरी ताकत से भागीदारी। भारत की यह रणनीति दिखाती है कि वो किसी एक गुट का हिस्सा नहीं बनना चाहता, बल्कि वो मल्टीपोलर वर्ल्ड का समर्थक है जहां दुनिया में एक से ज्यादा ताकतवर ध्रुव हो और कोई भी गुट पूरी दुनिया पर हावी ना हो। शांति के समय में भी नाटो का तेजी से हो रहा सैन्य विस्तार कई नैतिक सवाल खड़े करता है। उदाहरण के तौर पर अमेरिका अपनी देश के सीमा से ज्यादा फिक्र यूक्रेन की सुरक्षा की करता दिख रहा है। क्या इसका मतलब है कि ग्लोबल डोमिनेशन नाटो का असली एजेंडा है? क्या नाटो वाकई में शांति का रक्षक है या वैश्विक सत्ता का एक भूखा संगठन? नाटो की सबसे बड़ी दिक्कत है उसका दोहरा रवैया, जहां वो अपने ही सिद्धांतों को बार बार अपनी सुविधा के मुताबिक मोड़ता रहता है। वही भारत एक ऐसी विदेश नीति अपना रहा है जो संप्रभुता, रणनीतिक संतुलन और अपनी प्राथमिकताओं को सबसे ऊपर रखती है। आज की वैश्विक राजनीति में ये टकराव अब छुपे नहीं है। दुनिया अब सवाल पूछ रही है, क्या भारत दबाव में झुकेगा या एक नई राह खुद बनाएगा अपनी शर्तों पर? अब आपकी बारी है सोचने की। कमेंट में जरूर बताइए, क्या भारत को नाटो के साथ और करीब जाना चाहिए या अपने रास्ते पर चलना चाहिए? अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ग्लोबल वर्ल्ड को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जान सके दुनिया की बड़ी खबरों के पीछे की असली कहानी। धन्यवाद।